ब्रेक के बाद स्वागत है। तो रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे का आज अंतरिम रेल बजट आया और चला भी गया, लेकिन इस अंतरिम रेल बजट के पिटारे से जनता को क्या कुछ मिला, आइए अब आपको दिखाते हैं। तो देश भर में 72 नई ट्रेनें, 17 प्रीमियम ट्रेनें और 38 एक्सप्रेस ट्रेन और साथ ही साथ 10 पैसेंजर ट्रेन इस अंतरिम रेल बजट में मिली है। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत जी इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तीरथ सिंह रावत जी। जी धन्यवाद जी तीरथ जी, आज जिस तरीके से अंतरिम रेल बजट पेश किया रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कितने संतुष्ट हैं आप? उत्तराखंड को सिर्फ 2 ही ट्रेनें मिली हैं, संतुष्ट हैं? देखिए, बहुत निराशाजनक है और उत्तराखंड की उपेक्षा की है, ये बिल्कुल लॉलीपॉप कह सकता हूँ जी। और इसमें जो होना चाहिए था कर्णप्रयाग, बहुत पहले से चिल्लाते आए हैं जी, कर्णप्रयाग, उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार अन्य जो मद है वो रखा नहीं गया। बजट यही नहीं तो टनकपुर और आपका बागेश्वर तक का वो उसमें भी वो भी नहीं है। और कुल मिलाकर के मैं सोचता कि ये बिल्कुल उपेक्षा हुई है उत्तराखंड की, और जो होना चाहिए था होने, जो अपेक्षा थी लोगों की वो अपेक्षा मैं सोचता हूँ कि पूर्ण नहीं हुई है। तो बहुत ही निराशाजनक है और ठीक मैं कुल मिलाकर के ये कि उत्तराखंड के देखी की गई है। जी तीरथ जी, मेरे सहयोगी पंकज पांडे भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। की जो शुरुआत यहाँ पर हुई है, यहाँ पर जिस तरह से रखा उन्होंने माल भाड़े या यात्री किराए भाड़े में बढ़ोतरी करने के लिए या फिर उसमें कटौती करने के लिए एक प्राधिकरण की बात यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, तो ये अपने आप में एक नई पहल आप कह सकते हैं कि यूपीए 2 सरकार एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते जा रहे हैं, जो कि पिछले एनडीए सरकार के शासनकाल में इस तरह की बातें नहीं उठी थी। क्या बता साथ जाना पड़े, क्या बता वहाँ पे कुछ छोड़ना पड़े ये फाइल जी। पंकज, मैं चाहूंगी आप एक बार फिर से अपना जो सवाल है वो दोहराएं। और तीरथ जी, यहाँ पर एक हमने नई चीज देखी इस अंतरिम रेल बजट में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक नई बात यहाँ पर रखी, एक नई पहल आप इसे कह सकते हैं, जिसमें कि शुल्क जो है जो कि किराया उसके लिए एक प्राधिकरण के गठन की बात उन्होंने की है, जो कि ये प्राधिकरण ही तय करेगा कि यात्री किराए में कब बढ़ोतरी करनी है या कब कटौती करनी है, माल भाड़े में कब कटौती करनी है या कब बढ़ोतरी करनी है। तो ये एक नई चीज, एक नई पहल इस यूपीए 2 सरकार की उपलब्धि हम मान सकते हैं यदि ये सही तरीके से काम करने लगे ये प्राधिकरण। तो जी तीरथ जी, की हमारी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया है। पंकज, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अंतरिम रेल बजट पेश किया गया, एक तरफ जहां पर यात्री किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई नई जो तोहफा है वो भी नहीं दिया गया है, कोई नई चीज भी नहीं है इस बजट में। बिल्कुल अंजलि, उम्मीद यही की जा रही थी कि चुनावी साल है तो कुछ नई सौगातें, लोक लुभावन घोषणाएं की जा सकती है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर थोड़ा सा संतुलन बनाए रखा ताकि उस पर ये आरोप कतई ना लगे कि चुनावी साल होने की वजह से अंतरिम जो बजट है रेल बजट उसमें लोगों को जनहितकारी जो योजनाएं शुरू की गई है, बहुत सारी सौगातें दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं सौगातें दी भी गई हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, खासतौर से आप जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश या मेघालय के रेलवे लाइन्स जोड़ने की बात की जा रही है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में और रेल लाइनें बनाने की बात की गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं लोक लुभावन घोषणाएं हो सकती है। साथ ही यूपी पे आप कहते हैं यूपी के काफी फोकस यहाँ पर रह रहा, यूपी के होते हुए बहुत सारी ट्रेनें गुजरी, चाहे वो हावड़ा और सियालदह पश्चिम बंगाल की जाने वाली ट्रेनें हो जाएं या फिर दक्षिण भारत की ओर जाने वाली ट्रेन हो जाए, मुगल सराय, कानपुर, गोरखपुर, इन लाइनों से होकर ये ट्रेनें गुजरेंगी, तो यूपी कहीं ना कहीं दिमाग में पूरी तरह से है। हालांकि बिल्कुल पंकज, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता हिलाल नकवी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हिलाल नकवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधन न्यूज पे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी हिलाल नकवी जी, आज अंतरिम रेल बजट पेश किया गया रेल मंत्री की तरफ से, लेकिन यहाँ पर अगर रायबरेली की बात की जाए तो ऐसा क्यों हर बार होता है कि कोई भी बजट हो रायबरेली के लिए एक खास प्रेम रहता है, रेल कारखाना खोलने की आज बात रायबरेली में की गई है?
रेल कारखाना तो बहुत पहले से रायबरेली में खुलने की बात की गई थी, और क्यों नहीं खुले रायबरेली में, इसलिए क्योंकि यूपी में जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह का यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज तो यूपी के लोगों को भी मिलनी चाहिए। हिलाल जी, यूपी में रायबरेली में डेवलपमेंट या यूपी में डेवलपमेंट? देखिए, रायबरेली में डेवलपमेंट होगा, यूपी में अपने आप डेवलपमेंट होगा। यूपी में कहीं और क्यों नहीं? हिलाल नकवी जी, यूपी में कहीं और क्यों नहीं? जी, यूपी में कहीं, जी हिलाल जी, जी यूपी में कहीं और क्यों नहीं, सिर्फ रायबरेली ही क्यों? देखिए, आपको जो ये सवाल पूछे हैं, जहाँ कहीं भी होता है तो उसके अंदर डेफिनेटली ये पूछा जाता है यहाँ क्यों, कोई ना कोई जगह तो चुननी थी। अब यहाँ के ऊपर बजाय इसकी कि सफाई में जिस तरह से डांस कराया जाता है या और जगहों के ऊपर जो काम किया जाता है, उससे तो कहीं बेहतर काम हुआ है कि यहाँ पर एक रेलवे फैक्ट्री दी जा रही है जहाँ के पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एरिया का पूरा वो डेवलपमेंट होगा। सेंट्रल यूपी है तो पूरा का पूरा एरिया उससे इफेक्टेड होगा। देखिए, जब कभी भी कहीं कोई कारखाना खुलता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ वहीं का डेवलपमेंट हो रहा है, उसका सराउंडिंग पूरा एरिया डेवलप होता है। तो उसके लिए तो पूरे यूपी का डेवलपमेंट होगा इतना बड़ा जब कारखाना खुलेगा। जी हिलाल जी, यूपीए में जब भी कोई बजट पेश होता है तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि रायबरेली के लिए कुछ ना दिया गया हो, हर बार रायबरेली के लिए कुछ ना कुछ। देखिए, वो सेंट्रली लोकेटेड डेफिनेटली एक डिस्ट्रिक्ट है, और रायबरेली जो है वो ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी को आपस में कनेक्ट करता है। तो इस वजह से रायबरेली एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड जगह है, और फिर जिस तरह से ईस्टर्न यूपी और सेंट्रल यूपी में जिस तरह से विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो विकास होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो यूपी के लोगों को मिलना ही चाहिए। जी हिलाल नकवी जी, मेरे सहयोगी पंकज पांडे इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। जी, यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा कि रायबरेली में विकास का मतलब यूपी का विकास होना ही है, तो हम ये भी यहाँ देख रहे हैं कि यूपी जो कॉन्सेंट्रेटेड, जो आप कहेंगे कि यूपी के जरिए बहुत सारी सी ट्रेनें गुजारी जा रही हैं, क्या यूपी, चाहे आप बनारस से मैसूर की ट्रेन की बात कर, ट्रेन की बात कर ले, गोरखपुर चलने वाली नई दिल्ली की ट्रेन की बात कर ले, वाराणसी चलने वाली, मुगलसराय होकर चलने वाली सियालदह हावड़ा जाने वाली ट्रेनें हैं, यूपी से होके जो एक आप कहें कि बहुत ज़्यादा ट्रेनें जो हैं वो यूपी के जरिए होकर गुजरेंगी, देश के अन्य भागों से जो दूसरे भाग को जोड़ेगी, तो क्या यूपी को साधने की कोशिश तो नहीं की गई है इस चुनावी बजट वाले रेल बजट में? देखिए, पहली बात तो ये कि अगर यूपी को साधने की कोशिश भी की गई है तो उसमें बुरी बात क्या है? अच्छी पॉलिटिक्स कीजिए, वहां के ऊपर विकास कीजिए, विकास के जरिए अगर आपको मत मिल रहे हैं, वोट्स मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत ही पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, और इसी के लिए पॉलिटिक्स की जानी चाहिए। हम जो है वो विघटनकारी तोड़फोड़ की तो राजनीति कर नहीं रहे हैं, हम तो लोगों को विकास की बात कर रहे हैं, उनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं। और फिर जब पूरा आप देखिए कि वेस्ट को ईस्ट से जोड़ेंगे तो बगैर यूपी के और कहां से ट्रेनें जाएंगी, वो तो यूपी से होकर के ही जाना होगा। तो इसलिए यूपी का अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन भी इस तरह से है कि अगर पश्चिमी भारत को आपको पूर्वी भारत से जोड़ना है तो बगैर सेंट्रल इंडिया से होकर के, जिसके ना यूपी है, वहां से होकर के गुजरे हुए नहीं हो सकता है। जीटी रोड भी इसी के बीच में बनी थी, तब तो कोई भी पार्टी नहीं हुआ करती थी, तभी कैलकाटा से और वहां तक के लिए जीटी रोड ही बनाई गई थी। जी चलिए, शुक्रिया हिलाल नकवी जी हमसे जुड़ने के लिए और साधन न्यूज से बात करने के लिए। पंकज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यहाँ पर यही बना हुआ है कि अंतरिम रेल बजट पेश किया गया, लेकिन क्या जनता को मिला और क्या नहीं मिला ये तो शायद आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन रेल मंत्री अपना बजट तो पेश उन्होंने किया, लेकिन पूरा नहीं किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की अब ये आस है कि चाहे जितना रेल बजट पेश किया है उतना ही पूरा कर दे तो शायद जनता का विकास हो सके। फिलहाल आज के लिए स्पेशल में बस इतना ही। आप देखते रहिए साधन न्यूज। नमस्कार।